नेक्स्ट एग्जांपल्स देखें। डायहेड्रल ग्रुप्स या फिर हम इनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के, जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी अगर सिमेट्रीज का ग्रुप बनाए तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, डायहेड्रल ग्रुप्स बोलते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल से, कि रेक्टेंगल की सिमेट्री से कौन सा ग्रुप बनता है। तो ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, हम इनको नाम दे देते हैं वर्टिसेस को 1 2 3 4, ठीक है, ओके हो गया। अब आपने इसको रोटेट करवाना है थ्रू 90 180 270 और देखना है कि कितनी रोटेशंस के बाद जो है वो आपकी फिगर जो है वो वापस आ जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। लेकिन अगर हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करवाएं, 90 पे रोटेट करवाएंगे तो ये जो फिगर है ये ऐसे हो जाएगी, यानी ये फिगर आपके पास इस तरह बनेगी, इस टाइप की फिगर बन जाएगी जब हम 90 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे। तो आप ये देख लें, ये जो आपके पास रेक्टेंगल बनी है ये उस जैसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसलिए आप इसको 90 से रोटेट नहीं करवा सकते। तो अब हम इसकी जो है वो रोटेशन करते हैं अराउंड 180 डिग्री। तो अब देखिए 180 डिग्री के बाद जो इसके वर्टिसेस हैं उनकी पोजीशन क्या होगी। अब हमने थ्रू 180 डिग्री इसको रोटेट करवाना है एक्चुअली। तो अगर आप इसको देखें, ये सिर्फ लाइन में इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको 180 का एंगल समझने में आसानी हो। 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये है, तो टोटल आपके पास ये कितना है 180। जब आप 180 से इसको रोटेट करवाएंगे, ठीक है, 90 से जब एक दफा रोटेट करवाया तो आपके पास इस तरह की फिगर बन जाती है, ठीक है। ये हमारे जो ग्रुप इसकी सिमेट्रीज नहीं है एक्चुअली, सिर्फ मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको 180 डिग्री समझ आ जाए कि आपके वर्टिसेस कौन कौन से बनेंगे। जब 90 पे आप इसको रोटेट करवाएंगे तो ये 4 आपका यहां पे आ जाएगा, 1 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 3 यहां आ जाएगा और 2 यहां पे आ जाएगा। और जब अगेन आप 90 से इसको रोटेट करवाएंगे, ठीक है, तो अब हमने इसको थ्रू 90 डिग्री रोटेट करवाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप एंटी क्लॉकवाइज भी करवा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो किया। तो 90 डिग्री के बाद ये बन गया। अगेन 90 जब आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ऐसी फिगर बन जाएगी अगेन इस टाइप की। अब 1 आपका यहां आ जाएगा, ठीक है, 4 आपका यहां पे आ जाएगा, 3 आपका इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। 90 यहां से इसको 90 पे रोटेट करवाया थ्रू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपके पास ये देखें 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया और 1 उधर चला गया, ठीक है। जब अगेन 90 पे रोटेट करवाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 1 इधर आ जाएगा, 4 यहां पे आ जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा और 2 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब 180 डिग्री से रोटेट करवाने के बाद हमारे पास ये आ गई शेप, यानी ये हमारे आ गए वर्टिसेस आ गए, ठीक है। आपको समझ आ गया कैसे हमने किया, पहले 90 डिग्री फिर अगेन 90 डिग्री के बाद ये आपके पास वर्टिसेस आ जाते हैं। हम इस रोटेशन को जो हमने अराउंड 180 डिग्री की है थ्रू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम नाम दे देते हैं 1 अगेन। अब अगेन अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करवाएंगे तो ये आपके पास ओरिजिनल आपकी जो फर्स्ट शेप है वो ही वापस आ जाएगी, ठीक है, यानी आपका जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास जो सिमेट्रीज हैं इस रेक्टेंगल के केस में वो 2 टाइप्स की हैं। एक है रोटेशन कितने डिग्री पे, थ्रू 180 डिग्री, ठीक है, और मैंने कौन सी डायरेक्शन फॉलो की है, क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेकंड सिमेट्री क्या है इसकी, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन किस लाइन के लॉन्ग, आपने सिमेट्रीज का मतलब क्या है कि आपने उसको रोटेट करवाना है या उसकी रिफ्लेक्शन लेनी है ऐसी किसी लाइन के लॉन्ग कि आपकी जो फिगर है, आपकी जो शेप है वो उस रिफ्लेक्शन या उस रोटेशन के बाद जो है वो डिस्टर्ब ना हो, आपके पास अगेन वही फिगर आ जाए। अब हमने ये क्या किया है, हमने यहाँ पे रोटेशन ली है थ्रू 180 डिग्री क्लॉकवाइज जो इसकी सिमेट्रीज हैं, और सेकंड सिमेट्रीज है इसमें रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन थ्रू आपने इसमें ये जो आपके पास रेक्टेंगल है इसमें आपने रिफ्लेक्शन अराउंड द वाई एक्सिस एंड अराउंड द एक्स एक्सिस लेनी है। अगर आप रिफ्लेक्शन जो है वो ये सोच रहे हैं कि डायगोनल के अलॉन्ग अगर हम सिमेट्रीज लें, रिफ्लेक्शन लें, तो क्या बनती है,
तो आइए उसको देख लेते हैं। तो ये आपके पास रेक्टेंगल है, आपने ये वाला डायगोनल ले लिया, इसके अलोंग जो है वो आपने इसकी रिफ्लेक्शन लेनी है। यानी इसका मतलब ये है कि इस लाइन के अलोंग रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि आपने इसको ऐसे कर देना है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाए और जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर चला जाए। तो उसके बाद क्या होगा, जो आपका 3 वाला वर्टेक्स है ये आपका यहां पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो 1 वाला वर्टेक्स है ये इधर ऊपर चला जाएगा। तो उसके बाद 3 वाला वर्टेक्स यहां आ गया, 1 वाला यहां आ गया। अब हमारे पास जो वर्टेक्स बच गए 2 और 4 तो फिक्स ही रहे, तो अब इनको मिला दें आपस में। ये हमारे पास जो है वो अब नई रेक्टेंगल बन गई, ये वाली। ठीक है, तो अब ये देख लें कि ये जो हमने इसको डायगोनल के अलोंग इसकी रिफ्लेक्शन ली है, तो हमारे पास जो फिगर थी ओरिजिनल फिगर वो बिल्कुल सेम वापस नहीं आई। इसलिए इस डायगोनल के अलोंग या इस डायगोनल के अलोंग अगर आप रिफ्लेक्शंस लेंगे तो अगेन आपके पास सेम फिगर नहीं आएगी। इसलिए हम जो हमारी रेक्टेंगल है ये अराउंड द डायगोनल जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर आप स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर के केस में ये अराउंड डायगोनल्स भी सिमेट्रीज होंगी। अब हम रेक्टेंगल की रिफ्लेक्शंस अराउंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखें 1 2 3 4। ठीक है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसका सेंट्रॉइड जो है वो यहां पे हमने लिया हुआ है और इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो इसमें से पास कर रहे हैं। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड है या सेंटर है इस पार्टिकल का, जो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल है। तो अब सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन लेनी है अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन लेने का क्या मतलब है कि आपने ये वाली आपके पास लाइन है वाई एक्सिस, ये वाली, इसके अराउंड रिफ्लेक्शन, इसके अलोंग रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि आपने इस फिगर को ऐसे कर देना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये जो 3 है वाई एक्सिस के अलोंग जब आप इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे तो उससे क्या होगा, जब आप ये इस फिगर को ऐसे करेंगे तो 3 आपका 4 पे चला जाएगा और 4 जो है वो 3 की जगह पे आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा और यहां आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब आपने इसकी वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन ली तो क्या हुआ, 3 आपका 4 पे आ गया, 4 3 पे, 2 1 पे एंड 1 2 पे। अब अगेन अगर आप इसकी वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन लेंगे तो 4 वापस इधर आ जाएगा, 3 वापस यहां चला जाएगा, यानी ये आपके पास ओरिजिनल फिगर वापस आ जाएगी। तो अगर मैं इसको b कहता हूं तो फिर b स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। अब हमारे पास एक रिफ्लेक्शन रहेगी और वो कौन सी, अराउंड एक्स एक्सिस। यानी अगर आपके पास यही फिगर है 1 2 3 4, ये हमारे एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज हैं। अब हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रीज लेनी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्शन लेनी है। तो जब हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्शन लेंगे इसका मतलब क्या है कि अब हमने अपनी शेप को ऐसे कर देना है। अब जो हमारी शेप है उसको हमने एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट करना है, तो ये ऐसे हो जाएगी फिगर आपकी। यानी ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 जो है वो आपके पास यहां आ जाएगा और 2 जो है वो इधर चला जाएगा। इसी तरह 4 यहां आ जाएगा और 1 यहां चला जाएगा। अब अगेन इसको आप सी कह लें। अब अगर आप इसकी अगेन एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन लेंगे तो वापस आपके पास क्या आ जाएगी, ओरिजिनल फिगर। जैसे दोबारा ऐसे करेंगे तो 2 यहां आ जाएगा और 1 भी यहां आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो आपकी ओरिजिनल वाली जो है वो फिगर वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब है सी स्क्वायर भी आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है। अब हम इसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो है वो हम लिख लेते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास ई है, ठीक है, जो ओरिजिनल फिगर है, और ये आपके पास क्या चीज है, ये रोटेशन है थ्रू 180 डिग्री। ए बी आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस। सी आपके पास रिफ्लेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, वेयर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इस रेक्टेंगल के एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज है। इसका टेबल बनाते हैं हम, ई ए बी एंड सी। तो ई को ई के साथ यहां पे आपके पास जो फंक्शन है, जो इसका ऑपरेशन है वो क्या है, कंपोजिशन है, ठीक है। ये आपके पास एक्चुअली क्या है, फंक्शंस ही हैं, तो कंपोजिशन है ये आपके पास। अब ई को ई के साथ
ये यहाँ पे डॉट लिखा होने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली यहाँ पे कंपोजिशन ही है, ठीक है। हम कंपोजिशन का साइन नहीं लगाते, प्रोडक्ट का साइन हम यूज करते हैं। तो ई को ई के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी ई को ई के ऊपर ऑपरेट किया, तो अगेन आपके पास क्या आएगा, ई ही आएगा। ई को ए पे, ए बी सी, ये आपके पास सेम एज इट इज ही आ जाएंगे। उसके बाद ए ई आपके पास क्या आ जाएगा, ए, अगेन ए डॉट ए, इसका मतलब क्या है, ए के ऊपर ए को ऑपरेट करना, यानी ये आपके पास ए है, इसके ऊपर ए को ऑपरेट करने का मतलब ये है, ए क्या चीज है, ए आपके पास रोटेशन है थ्रू 180 डिग्री। तो अगर आप अगेन इसकी रोटेशन लेते हैं थ्रू 180 डिग्री, तो आपके पास क्या आता है, ए स्क्वायर, और वो क्या है, आइडेंटिटी है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, ए बी, इसका मतलब ये है कि आपने बी के ऊपर ए को अप्लाई करना है। तो बी आपकी क्या है, ये वाली है। अब इसके ऊपर अगर आप ए को अप्लाई करें, यानी इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर 180 डिग्री की रोटेशन देंगे, इसको थ्रू 180 डिग्री आप रोटेट करवाएंगे बी को, तो ये आपके पास सी वाली आ जाएगी, ये वाली। आप देख सकते हैं इजीली, जैसे हमने 180 डिग्री रोटेट कैसे करवाया था कि पहले 90 से करेंगे तो ये इस टाइप की फिगर बन जाएगी, आपके पास इस ऐसे आ जाएगी, और जब अगेन 90 से करवाएंगे तो ये आपके पास फिगर बनेगी बेसिकली, ठीक है। पहले इसको 90 से रोटेट करवाएं, फिर अगेन 90 से करवाएंगे तो 180 बनेगा, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो जब ए को आपने बी से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आया, सी आया। तो अब हमने ये देख लिया कि जब ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, सी, यानी सी हमारा किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो ये जहां जहां सी है वहां क्या आ जाएगा, हमारे पास ए बी आ जाएगा। उसके बाद आप बी को ई से करें, बी आ जाएगा। अब यहां आपके पास क्या है, बी है, यानी आपने ए के ऊपर बी को ऑपरेट करना है। ए आपके पास ये है, इसके ऊपर बी को ऑपरेट करने का मतलब क्या है, बी आपके पास क्या चीज है, बी ये है कि आपने रोटेशन, बी ये है कि आपने रिफ्लेक्शन ली है अलोंग वाई एक्सिस। तो जब इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे आप अलोंग वाई एक्सिस 2 1 3 4, जब इसकी रोटेशन, जब इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे अलोंग वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो क्या बनेगी, ये फिगर ऐसे हो जाएगी, यानी ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां 2, यहां पे 4 और यहां पे 3 आ। तो ये देख लें, वो हमारे पास क्या है, सी है, यानी वो ए बी ही है। और उसके बाद बी को बी से किया तो वो हमें पहले हमने कर लिया हुआ है कि बी स्क्वायर किसके बराबर है, ई के बराबर है। अब हमने करना है बी को ए बी से मल्टीप्लाई, बी ए बी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी आपके पास किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। तो ये बी स्क्वायर बन गया, ए आ गया, तो ये एक्चुअली आपके पास क्या बन गया, ए, क्योंकि बी स्क्वायर आपके पास क्या चीज है, आइडेंटिटी है। तो ये आपके पास क्या एलिमेंट आ गया, ए आ गया। अब इसी तरह से लास्ट वाला आप कॉलम फिल कर सकते हैं, ए बी को ई से किया, ए बी आ गया, ए बी को ए से किया। अब चूंकि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, तो ये आपके पास बन जाएगा बी ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो आइडेंटिटी है, तो यानी ये एलिमेंट आपके पास क्या आ गया, बी आ गया। अब ये देखें, ए बी को बी से किया तो बी स्क्वायर बन गया, वो आइडेंटिटी है, तो यहां आपके पास क्या आ गया, ए आ गया। और लास्ट ए बी को ए बी से, तो वो आपके पास क्या चीज है, आइडेंटिटी है। आप यहां से भी देख सकते हैं, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करके, यानी ए बी के ऊपर आपने ए बी को अगेन अप्लाई किया है, यानी उसकी आपने रिफ्लेक्शन ली है अलोंग एक्स एक्सिस, तो वही वापस आ जाती है। ये हमने पहले भी लिखी हुई है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ई आ गया। ए को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या बन गया, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो यहां क्या आ गया, बी आ गया। तो ये आपके पास ग्रुप बन गया, ठीक है। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लाइन 4, ठीक है। ये क्या, कौन सा ग्रुप है, ये आपके पास ग्रुप है सिमेट्रीज ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं V4 से। अब हम इसकी नोटेशंस लिख लेते हैं जनरेटिंग फॉर्म में। ये दो एलिमेंट से जनरेट होता है, ए बी से, वेयर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ठीक है। और ये आपने यहां से टेबल से देख ही लिया है कि ये आपके पास अबेलियन ग्रुप है। और ये याद रखना है आपने, ये कौन सा ग्रुप है, क्लाइन 4 कैसे बना है।
आपने रेक्टेंगल की सिमेट्रीज ली हैं, ठीक है, तो उनसे जो ग्रुप बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, क्लाइन 4। तो ये आपके पास अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 4 का। तो अब यहां पे आपके पास कैलस टेबल बना हुआ है, तो आप कैलस टेबल से अबेलियन ग्रुप ने आपने कैसे चेक करना है कि आपने जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है, जो मेन डायगोनल है, इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। अब आप ये देखें कि डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी ये आपका जो मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे अगेन आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा। और इस दूसरी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाली जो आपकी लाइन है प्रिंसिपल डायगोनल वाली, इसके अलाउंग जो है ये सिमेट्रिक भी है, सेम एलिमेंट्स हैं, देखें ए ए बी बी ए बी अगेन ए बी, उसके बाद ए, ठीक है, और ये बी और बी। V4 के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, E A B A B। ओके, तो डायड्रल जो ग्रुप है हमने एक बना के चेक कर लिया है, क्लाइन 4, ठीक है। वो कैसे बनाया, हमारे पास सिमेट्रीज थी रेक्टेंगल की। तो डायड्रल ग्रुप को डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस के साथ यूज किया हुआ है, कहीं पे DN है और कहीं पे इसको नोटेशन जो है वो D2N है। N बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं जो आपने जो ऑब्जेक्ट लिया हो, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या फिगर जो आपने कंसिडर की हुई है। तो DN डायड्रल ग्रुप है, किसी बुक में इसको DN से डिनोट किया हुआ है और कहीं पे इसको D2N से डिनोट किया हुआ है, वेयर N जो है वो आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि DN का ऑर्डर या D2N का ऑर्डर आपके पास कितना होता है, 2N होता है हमेशा, ठीक है। तो ये डिफरेंट बुक्स की नोटेशंस हैं, कहीं पे DN यूज हुआ है और कहीं पे D2N यूज हुआ है। और ये आपने याद रखना है कि जो DN ग्रुप है ये हमेशा नॉन अबेलियन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास यहां 2 आ जाए, D2 आ जाए, ठीक है। D2 कौन सा ग्रुप है वो हम पहले बना चुके हुए हैं, एक्चुअली क्लाइन 4 था, ठीक है। D2 और क्लाइन 4 जो है वो सेम ही है, तो वो अबेलियन ग्रुप था। तो DN जो है ये आपका नॉन अबेलियन ग्रुप होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। DN जो है इन जनरल आप लिख सकते हैं DN इज जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y, ठीक है। यहां पे आपके पास जो है x जो है वो आपके पास रोटेशन होगी और y आपके पास रिफ्लेक्शन होगी, वेयर x रेज टू पावर n is equal to y square is equal to xy whole square is equal to e। जो डायड्रल ग्रुप है उसकी जनरल जो है जनरेटिंग फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं हम, जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। x आपकी क्या है, रोटेशन है, और y क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो ये x जो है वो ये आपकी रोटेशन है थ्रू 2 पाई बाय n रेडियंस, और y जो है ये आपकी रिफ्लेक्शन है। यानी अगर आप बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो उसमें आपके पास जो रोटेशन होगी थ्रू किस एंगल होगी, 2 पाई को आप 3 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास 120 आएगी। तो 120 के एंगल से आपकी रोटेशन होगी इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। या अगर आप स्क्वायर की बात करें तो उसमें 90 के एंगल के साथ आपकी रोटेशंस होंगी। तो ये हमारे पास DN है। अगर आप यहां से D3 बनाते हैं तो यानी आप n की जगह 3 लगाएंगे। तो अगर आप यहां पे D3 बनाते हैं तो जनरेटेड बाय x एंड y सच दैट x क्यूब y स्क्वायर xy होल स्क्वायर इज इक्वल टू e आ जाएगा। और जब हमने S3 बनाया था तो वो क्या था, जनरेटेड बाय AB सच दैट a क्यूब b स्क्वायर ab होल स्क्वायर इज इक्वल टू e। तो जब आप दोनों स्ट्रक्चर्स को गौर से देखें तो ये सेम ही है, ठीक है। फर्क सिर्फ क्या है, एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। बाकी आप अगर प्रॉपर्टीज देखते हैं तो दोनों ग्रुप्स की जो सेम प्रॉपर्टीज हैं वो सेम ही है। तो आपका जो D3 है वो एक्चुअली S3 ही है, और S3 जो है वो आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया क्या था। S3 आपने बनाया था कैसे, ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ऑफ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स। और D3 क्या है, D3 आपके पास कौन सा ग्रुप है, सिमेट्रीज हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो D3 और S3 जो है ये दोनों ग्रुप्स जो है स्ट्रक्चरली सेम है। अब अगर हम D4 बनाते हैं, ठीक है, तो D4 कौन सा ग्रुप होगा, ऐसा ग्रुप जिसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। ये कौन सा ग्रुप होगा, ये किस फिगर की सिमेट्री से बनेगा,
ये आपके पास जो स्केयर है उसकी सिमेट्री से जो ग्रुप बनेगा वो कौन सा होगा, D4 होगा। तो इस DN फैमिली में ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। बाकी आप आगे अगले भी कंसिडर कर सकते हैं, D5 D6 अप टू सोन, वो आप बना सकते हैं सेम इसी वे से। D4 आपके पास क्या होगा, XY से जनरेट हो रहा है सच दैट x raised to power 4 y square XY होल स्क्वायर इज इक्वल टू E आ जाएगा। यानी अगर आप एलिमेंट्स लिखना चाहते हैं तो ये एलिमेंट्स होंगे EX x स्क्वायर x क्यूब y XY x स्क्वायर y एंड x क्यूब y। ये क्या है आपके पास, D4। और ये D4 कैसे बनता है, अगर आप स्केयर की सिमेट्रीज जो है वो बनाते हैं तो उनसे जो हमें ग्रुप मिलता है वो कौन सा है, D4। और बाकी और भी एग्जांपल्स हैं तो वो हम अपने कोर्स के साथ साथ जो है वो ग्रुप्स की डिफरेंट एग्जांपल्स को देखते रहेंगे।